हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था मॉल भिन्न के बारे में। मॉल भिन्न बताया था कि मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को ही मॉल भिन्न कहा जाता है। और बताया था कि जिससे अवयव की मॉल भिन्न निकालनी हो उसको ऊपर, बाकी कुल मोल आ जाएंगे नीचे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखें, 36 ग्राम H2O, 46 ग्राम C2H5OH एथिल एल्कोहल तथा 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव की मॉल भिन्न ज्ञात कीजिए। मिश्रण में कितने अवयव हैं? 3 अवयव। एक तो जल है, एक एथिल अल्कोहल है और तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखें, H2O का भार क्या क्या दिया हुआ है हमें? ये दिया हुआ है 36 ग्राम। एथिल अल्कोहल का भार ये हमारे पास में 46 ग्राम। और आगे NaOH, इसका भार दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालने हैं मोल पहले, क्योंकि मॉल भिन्न के लिए मोल की आवश्यकता होगी। मोल इस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, तो मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन अणु भार। जिस पदार्थ का भार लेंगे उसी का अणु भार, या अणु भार के स्थान पे अपन लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान। ऐसे मोल बराबर पदार्थ का भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। अणुभार बोल दो चाहे मोलर द्रव्यमान बोल दो। अब मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इनका मास ज्ञात होना चाहिए। जैसे H2O है का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, ये कैसे निकालें? तो H2O में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। हमें इनका मास यानी परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। परमाणु भार प्रत्येक का ज्ञात करना पड़ेगा तत्व। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, ये निकालने के लिए H का परमाणु भार कितना होता है? 1। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, तो O का परमाणु भार ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें H2O के मोलर द्रव्यमान में H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर 2 तो है हाइड्रोजन प्लस 1 है ऑक्सीजन।
क्लियर यहां तक? यानी 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू ओ, ओ का मतलब है ऑक्सीजन। अब देखिए 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ये 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो गया 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा 18 ग्राम, या यूनिफाइड बोल सकते हैं। एक तत्व का हो तो इसको यूनिफाइड या इसको ग्राम, ठीक है। कितना आ गया 18 ग्राम। तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 18 ग्राम। अब हमारे पास में मोलर द्रव्यमान आ चुका है, पदार्थ का भार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 36। तो देखिए H2O के मोल बराबर H2O का भार अपॉन H2O का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो H2O का भार कितना है 36, मोलर द्रव्यमान कितना है 18, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना हो जाएंगे 2 मोल, हो गया क्लियर। यानी H2O के मोल कितने हुए हमारे पास में 2 मोल। देख लीजिए एक बार फिर से, ये फॉर्मूला याद रखना है मोल वाला की पदार्थ का भार अपॉन अणुभार। अब इसमें अपन आगे निकालते हैं, हमें चाहिए एथिल एल्कोहल का मोलर द्रव्यमान और NaOH का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, उसके बाद में मोल संख्या। तो देखिए इसमें C2H5OH का मोलर द्रव्यमान जैसे जल का निकाला वैसे ही एथिल एल्कोहल का निकालेंगे। इसमें कितने तत्व हैं 2 तो कार्बन, 5 और 1 6 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन, 3 प्रकार के तत्व हैं। तो पहले कार्बन का कितना होता है ज्ञात होना चाहिए। कार्बन का परमाणु भार कितना होगा 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। अब देखिए आगे, वैसे 2 इंटू कार्बन प्लस कुल हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, तो 6 और 6 कौन है हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 इंटू ये ऑक्सीजन। ऐसा लिखेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए इसमें आगे 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, ये हो गया बार 24 प्लस 6 प्लस 16, कुल योग कर दीजिए कितना हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा 46 ग्राम। तो एथिल एल्कोहल का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 46 ग्राम। अब देखिए आगे C2H5OH के मोल, तो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल का भार अपॉन एथिल एल्कोहल का मोलर द्रव्यमान। भार कितना है एथिल एल्कोहल का 46 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान भी कितना है 46 ग्राम। तो 46/46 कितने मोल हो जाएंगे 1 मोल। क्लियर यहां तक।
अब इसमें देखिए आगे, जैसे हमें निकालना है NaOH का, NaOH का मोलर द्रव्यमान, क्वेश्चन को उठा रहा हूं एक बार। तो देखिए Na का परमाणु भार, सोडियम का कितना होगा 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार ये हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार ये हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें एक तो है सोडियम, प्लस एक ही है ऑक्सीजन, और प्लस एक ही है हाइड्रोजन। तो 1 × 23 प्लस 1 × 16 प्लस 1 × 1, तो हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 40, और ये हो गया 40 ग्राम। अब NaOH का भार कितना लिया है 40, क्वेश्चन में 40 से लिया था NaOH का। अब देखिए NaOH के मोल बराबर, तो NaOH का भार अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान। NaOH का भार कितना 40, मोलर द्रव्यमान कितना आया 40, तो कितने मोल हो गए 1 मोल। क्लियर यहां तक। अब हमारे पास में प्रत्येक के मोल आ गए, जल के तो आए 2 मोल, एथिल एल्कोहल का आया 1 मोल, और NaOH का भी आया 1 मोल। तो देखिए H2O के मोल कितने मोल आए थे 2 मोल, एथिल अल्कोहल के मोल ये था 1 मोल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल ये भी 1 मोल था। अब प्रत्येक अवयव की मोल भी निकालनी है, तो पहले जल की निकालते हैं। H2O की मोल भी, तो जिसकी मोल भी निकालनी हो उसके मोल ऊपर, तो देखिए ऊपर हो जाएगा H2O के मोल अपॉन, अब वहां पे लिख रहे थे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, क्या कुल मोल लिख सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा कुल मोल। अब मिश्रण के कुल मोल कितना है, तो देखिए यहां पे लिख लीजिए मिश्रण के कुल मोल यह है 2 + 1 + 1, कुल मोल कितने हो जाएंगे 4। H2O के मोल 2, कुल मोल कितने हैं 4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा
1/2 और 1/2 का मतलब कितनी होगी मोलबिन? 1/2 का मतलब 0.5, यही होगी। तो ये तो होगी मोलबिन जल की। C2H5OH एथिल अल्कोहल की मोलबिन, तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल के मोल अपॉन कुल मोल। अब देखिए एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 1, कुल मोल कितना है? 4, और 1/4 का मतलब 0.25, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलबिन, तो ऊपर तो किसके मोल होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अपॉन कुल मोल, इसी में देख लीजिए आगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हैं? 1, ये 1, कुल मोल कितने हैं? 4, कितना हो जाएगा? 0.25, यही होगा। तो देखिए मोल भिन्न देख लीजिए, इनका योग करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन सभी की 1 से कम आ रही है या नहीं? 1 से कम है। अगर आपके मोल भिन्न 1 से अधिक आ रही है तो कहीं ना कहीं पे गलती हुई है, क्योंकि हमने पीछे निकाला था कि मिश्रण के कुल अवयवों की मोल भिन्नों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर यहां तक? ये हो गई आपकी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली मोल भिन्न इकाई और उसके न्यूमेरिकल। अब अपन आगे 4 इकाइयों को एक साथ पढ़ेंगे। एक तो मोलरता है, एक नॉर्मलता, एक फॉर्मलता, ठीक है। और एक मोललता और हो जाएगी। मोललता भी इन्हीं से संबंधित होगी। 4 इकाइयों की मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। अब जैसे मैंने आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत, इनकी परिभाषा याद करने के लिए एक टेबल बनाई थी, वैसी की वैसी टेबल में एक और बना रहा हूं। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता, ये 4 इकाइयां। इनमें लेंगे विलयन और विलय। परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही सेकंड में परिभाषाएं तैयार हो जाएंगी सभी की। अब देखिए इसमें, इसके लिए विलयन लेते हैं 1 लीटर, चाहे बोल दो चाहे 1000 मिलीलीटर, एक ही बात है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। देखिए 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इसके लिए भी विलयन यही लेंगे, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इसके लिए भी यही लिया जाएगा, 1 लीटर या 1000
मिलीलीटर। लास्ट मोललता का ध्यान रखना, इसमें लिया जाएगा 1 kg 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। इन सब में तो लिया जाएगा विलियन, परंतु मोललता में लिया जाएगा विलायक। ये आप अवश्य ध्यान रखना, इसमें विलियन नहीं होगा, क्या होगा? विलायक होगा। तीनों के अंदर ही मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, तीनों में होगा विलियन और लिया जाएगा 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। परंतु जो मोललता है इसमें लिया जाएगा विलायक, और विलायक कितना होगा? 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। अब देखिए इसमें विलेय, तो इसमें होगा विलेय के मॉलों की संख्या, ठीक है। नॉर्मलता में होगी विलेय के तुल्यांकी बारों की संख्या, फॉर्मलता में होगा विलेय के सूत्र भारों की संख्या, और मोललता के अंदर होगा विलेय के मॉलों की संख्या। जो मोलरता में होगा वही विलेय किस में होगा? मोललता में। नॉर्मलता ले रहे हैं तो तुल्यांकी बार लेना पड़ेगा, और फॉर्मलता ले रहे हैं तो इसका सूत्र बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए परिभाषाएं, इस टेबल से आप सभी की परिभाषाएं याद कर लोगे, कोई भी परिभाषा आपस में मिक्स नहीं होगी। जैसे हमें मोलरता की परिभाषा याद करनी है, ये चाहिए, तो विलियन कितना लिया है? 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर, और इसमें विलेय कितना उपस्थित है? मोल संख्या में, तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्लियर? 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर क्या है ये? विलियन। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नॉर्मलता क्या होगी? 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता देखिए, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। तीनों की परिभाषाएं आपस में कॉमन है, इसमें मोल संख्या, इसमें तुल्यांकी भार और इसमें सूत्र भार। अब परिभाषा भिन्न किसकी है? मोललता की। इसमें ले रहे हैं 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, इसमें क्या ले रहे हैं? 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। इनमें ये ले रहे हैं विलियन, इसमें क्या लेंगे? विलायक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। परिभाषाओं का एक बार दोबारा से खुद मनन कीजिए। हो गया। अब इसमें जो मोलों की संख्या ली है, तो इसमें आप लिखना चाहो तो तुल्यांकी भार के स्थान ग्राम तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सूत्र भार है तो चाहे सीधा सूत्र भार लिख दो या ग्राम सूत्र भार लिख सकते हो, एक ही बात है। अब सर्वप्रथम लेते हैं अपन मोलरता को।
मॉलरता, इसको कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मॉलरता को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एम द्वारा। अब परिभाषा देखिए, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मॉलों की संख्या को मॉलरता कहते हैं। यह तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब मॉलरता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एम द्वारा। मॉलरता को एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। मॉलरता बराबर विलय के मॉलों की संख्या या विलय के मॉल लिख सकते हैं अपॉन विलियन किस में लिया है? लीटर में या फिर मिलीलीटर में। तो नीचे हो जाएगा विलियन का आयतन, और ये आयतन हमने किस में लिया है? लीटर में। एक बार लीटर में ले रहे हैं। ठीक है, अब इससे भी अपन परिभाषा निकाल सकते हैं। अगर विलियन का आयतन हम माने 1, ठीक है, तो विलय के मॉलों की संख्या का भाग लगाए 1 का भाग लगाए मॉलों की संख्या में, तो मॉलरता बराबर क्या बचा? विलय के मॉलों की संख्या। यही तो बचा है नहीं? तो देखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मॉलों की संख्या को क्या कहते हैं? मॉलरता। क्योंकि इसको 1 मान लेंगे तो मॉलरता किसके बराबर हो जाएगी? विलय के मॉलों की संख्या के बराबर। अब देखिए इसमें आगे, अगर इसको अपन ले मिलीलीटर में, तो देखिए विलय के मॉलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, और ये ले रहे हैं अपन मिलीलीटर में, तो इंटू किससे हो जाएगा? 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो ये हो जाएगा इंटू 1000। क्लियर यहां तक? अब इसी फॉर्मूले को और भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोल किसके बराबर होता है? फॉर्मूला बताया था कि मोल बराबर होता है पदार्थ का भार अपॉन अणु भार। हमें पता है चूंकि मोल बराबर पदार्थ का भार अपॉन अणु भार, यही फॉर्मूला है। तो जो विलय की मोल संख्या इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं या नहीं? यानी इसके स्थान पे लिख देंगे विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। तो देखिए विलय के मॉलों की संख्या के स्थान पे पदार्थ कौन है? विलय। विलय का भार अपॉन अणु भार। ये अणुभार किसका होगा? विलय का। पूरा लिख दीजिए, लिखना चाहो तो विलय का अणुभार, फिर अपॉन नीचे क्या है? विलियन का आयतन। जो किस में है? मिलीलीटर में, और इंटू 1000। अब ये विलय का अणुभार
नीचे भाग में है तो नीचे जाके इंटू हो जाएगा, तो इसको यहां से हटा के ये भी लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप इसी में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन, जो किस में होगा, मिलीलीटर में। मोलरता के लिए यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए मोलरता क्या है कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार अपॉन विलेय का भार इंटू विलयन का आयतन, जो मिलीलीटर में इंटू 1000। अब देखिए मोलरता को प्रदर्शित कर रहे हैं M द्वारा, इसका शॉर्ट में फॉर्मूला बनाते हैं। कैपिटल M बराबर विलेय का भार, भार का मतलब वेट, और इसको प्रदर्शित कर रहे हैं W द्वारा। ठीक है, और मोल बिन में हमने विलेय को क्या लिया था, A, तो इसको ले लेंगे WA अपॉन विलेय का अणुभार। अणुभार होता है मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट में पहला अक्षर क्या है, M, और ये किसके लिए है, विलेय के लिए, तो इसको लिख देंगे MA। क्लियर? ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कैपिटल M ले लिया, और ये अणुभार है किसका, विलेय का, तो MA इंटू विलयन का आयतन। आयतन वॉल्यूम को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, V के द्वारा, और ये किस में होगा, मिलीलीटर में, और इंटू हो जाएगा 1000। हो गया नहीं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मोलरता की इकाई और ज्ञात रखनी है। आप एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी, मोलरता की इकाई ये होती है ग्राम मोल प्रति लीटर। इसके ऊपर काफी बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि मोलरता की इकाई बताइए, तो ये होगी ग्राम मोल प्रति लीटर। अब इसमें यहां पे एक ध्यान दीजिए कि जो मोलरता है ये W/V इकाई है। ये तो विलेय का अणुभार तो फिक्स रहता है, भार को हम बदल सकते हैं, आयतन भी बदल जाएगा। अब इसमें देखिए W/V तो लिख सकते हैं कि मोलरता कैसी इकाई है, W/V इकाई है। अब एक क्वेश्चन होता है कि मोलरता के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप को इंक्रीज करेंगे, तो उसका आयतन है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन हमेशा बढ़ता है। अब आयतन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है भाग में। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है इसके।
तो यहां से की पॉइंट निकल के आता है कि ताप द्वारा मोलरता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आंसर होगा कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, जिसके कारण मोलरता का मान हमेशा घटता है। कहने का मतलब ताप द्वारा मोलरता प्रभावित होती है। आज यहां तक।